तो तुम्हें क्या लगता है हिस्ट्री कहाँ मिलती है? पुरानी किताबों में, म्यूजियम की दीवारों पर, या सिर्फ राजा महाराजों की कहानियों में? What if I told you कि असली स्टोरी तुम्हारे बिल्कुल सामने है? तुम्हारा लंच बॉक्स जो आलू और मिर्च तुम हर दिन खाते हो, वो 500 साल पहले इंडिया में थे ही नहीं। उनके सफर अपने आप में ही एक अनोखी कहानी है। तुम्हारे घर के पास वाले ग्राउंड में जब 1911 में मोहन बगान ने आईएफएस शील्ड जीता था, तो वो सिर्फ एक गोल नहीं था, बल्कि एक आवाज थी, गुलामी के खिलाफ आम आदमी की जीत की आवाज। तुम्हारी फैमिली एल्बम में जब तुम अपनी दादी की पुरानी तस्वीरें देखते हो और देखते हो ब्राह्मिका साड़ी पहनी हुई अपनी दादी को, तो वो सिर्फ एक फैशन नहीं था, बल्कि उस जमाने की सोच, आजादी और मॉडर्निज्म की निशानी थी। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और वार्स का सिलेबस नहीं है, ये एक मिस्ट्री है, एक पजल है जिसके टुकड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिखरे पड़े हैं। हमारे कपड़े, खेल कूद और शहरों के हमारी सड़कें, ये सब कुछ बोलती हैं अगर हम सुनना चाहें तो चलो आज की इस मास्टर रिवीजन वाले क्लास में हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि एक डिटेक्टिव की तरह सॉल्व करेंगे। हम उन अनसुनी कहानियों को ढूंढेंगे जो कॉमन पीपल को हीरो बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन द वीडियो। क्या हाल चाल है तुम लोगों का? बताओ जरा फटाफट कमेंट्स में आ जाना, अपने हाल चाल बता देना, क्या है क्या नहीं है। और मुझे बताया कि तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो तो खैर फरवरी में होंगे, बट तुम्हारे प्री बोर्ड यानी कि सेंटर के एग्जाम सब होने ही वाले हैं, और उससे पहले तुम्हें चाहिए तगड़ा सा रिवीजन। और इसी चीज को देखते हुए मैं लेकर के आया हूँ मास्टर रिवीजन क्लास है, यूट्यूब पे ही चलेगा हमारा कंटिन्यू और बिल्कुल ही फ्री होने वाला है। इसके लिए तुम्हें कोई बैच नहीं परचेज करना होगा ना। बाकी जो स्टूडेंट्स पेड बैच में है, अगर वो ये क्लास देख रहे हैं तो यस वो देख सकते हैं, बेनिफिट आपको भी होगा, ये रिवीजन आपका हो जाएगा। अदरवाइज वहां पे बैच में हमारा रिवीजन कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अभी जो हमारा चैप्टर है न्यू सोशल हिस्ट्री, है ना, नई आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, ऐसा चैप्टर का नाम। यस, तो इस चैप्टर में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ राजा नवाबों की हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हर वो आम इंसान जो दुनिया में जी रहा है उन सब की अपनी एक हिस्ट्री है। तुम्हारा तुमने कल जो जी लिया, जो भी काम तुमने कल कर लिया, वो सब तुम्हारे लिए आज हिस्ट्री बन चुका है। किस तरीके से ये आइडियोलॉजी पैदा हुआ कि भाई हमें राजा नवाबों को छोड़ करके भी यहाँ पर आम लोगों को हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये इस मुद्दे पे रुझान डाले, इस मुद्दे पे रोशनी डाली कि नहीं, हमें ये कॉमन पीपल्स, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, यानी कि जो मजदूर हैं, इवन जो क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स जो क्राइम्स करते हैं कहीं ना कहीं वो सोसाइटी की असलियत को झलकाता है। क्योंकि अगर क्रिमिनल्स ने ये क्राइम किया तो क्यों किया? क्योंकि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल्स वो क्राइम तो करते हैं, बट एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के चक्कर में कोई क्राइम कर चुके होते हैं। तो उसे एग्जैक्ट क्राइम मान लेना वो तो खैर हम छोड़ देते हैं जज के ऊपर, जो जज हो गए हमारे कोर्ट के, वो उनके ऊपर है, ठीक है, वो अब लॉ पे छोड़ देते हैं। बट ये कौन लोग थे जिन्होंने ये बोला कि भाई हमें इनको भी स्टडी करना होगा, क्योंकि हम जब तक ये स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हिस्ट्री है, यानी कि जो समाज, जो सोसाइटी जो बन रही है वो कैसे बन रही है और कैसे बदल रही है, और लोग कैसे अपना यहाँ पे सोचने का नजरिया, इवन पहनने के, खाने पीने के, चलने फिरने के तौर तरीके कैसे बदलते जा रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटेलिटी और उनकी जो मेथोडोलॉजी थिंकिंग की वो कैसे बदल रही है। तो एक एक करके उसी चीज को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलो शुरू करेंगे, बट उससे पहले हमेशा की तरह तुम्हें कॉपी और कलम निकालना है और चीजों को हमारे साथ लिखते हुए चलना है। जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ये नोट्स, अच्छा मैं बार बार कट जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, कैमरा एंगल एडजस्ट करते थोड़ा सा, वो बार बार कहीं और चल जाता है वो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो होता है कभी कभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी, ये जो नोट्स है ये नोट्स तो तुम्हें मिल ही जाएगा, बट वो नोट्स मिलेगा, कोई पंक्ति छोड़ो, कॉपी और कलम निकाल लेना, लिखना मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो सबसे पहला न्यू सोशल हिस्ट्री, हम ओवरव्यू जानते हैं कि बेटा हो क्या रहा है, असल में ये हो क्या रहा है सर, ये हो क्या रहा है वो तो हमें समझना पड़ेगा ना। ओके आ जाओ समझते हैं। तो एक काला काला कलर हम लेंगे, थोड़ा है ना काला काला। ओवरव्यू में हम जानते हैं हिस्ट्री हैज इवॉल्व विद चेंजिंग आइडियाज, एक्सपैंडिंग बियॉन्ड रोलर नहीं रॉयल, यस, रॉयल मतलब राजा नवाबों की जो यहाँ पर आइडियाज थे उसको एक्सपैंड किया, नैरेटिव्स को चेंज किया, और इसको बोला गया हिस्ट्री फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स सब्जेक्ट्स एंड कॉमन पीपल को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। बट कैसे शुरुआत हुआ? ये शुरुआत तब हुआ था जब यहाँ पर GM ट्रेविलियन नाम के एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने यहाँ पर न्यू सोशल हिस्ट्री का एक झंडा गाड़ा था। कैसे, आइए समझते हैं। पहले ग्रीक ये समझ लेते हैं हिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एटोमोलॉजी एंड फाउंडेशन की बुनियाद पर डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, ग्रीक एंड लैटिन वर्ड से लिया गया है हिस्ट्री वर्ड, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी यानी कि नॉलेज। तो जो वर्ड हिस्ट्री है उसका मतलब होता है इतिहास,
अगर हम ये क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर मैंने देखा था, तो इसका मतलब होता है इतिहास, ठीक है। इतिहास ऐसे भी लिखा हुआ था और वाई करके, तो इतिहास ऐसा समझो। तो हिस्ट्री वर्ड का मतलब हो गया इतिहास, ऐसे बोलेंगे तो इंक्वायरी है, नॉलेज, नॉलेज हमें लेना है। सो जो हमारे सर विलियम जॉन्स थे, उन्होंने क्या बोला, कॉल्ड द हिस्ट्री साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर कंप्लीट पास्ट। हमारा जो पास्ट है, जो गुजर चुका है, उसके बारे में पूरा एक साइंटिफिक स्टडी है ये। और हेरोडोटस, जिसको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, इवन जीएम ट्रिलियन, यही हम नाम है, जीएम ट्रिलियन, जीएम ट्रीवेलियन, ठीक है, जीएम ट्रीवेलियन, ओके, जीएम ट्रीवेलियन। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी प्रोनाउंसिएशन घसक जाता है यहाँ से वो। इम्फेसाइज हिस्ट्री एज फाउंडेशन टू सोशल स्टडीज, ओके, एंड वॉल्टेयर इवनाइज्ड इटर्नल एंड यूनिवर्सल हिस्ट्री। सो ये पहले ऐसे कुछ शख्स थे, जैसे कि जीएम ट्रेवेलन और उसके बाद वॉल्टायर, इन लोगों ने ही यहाँ पर कॉमन पीपल की हिस्ट्री पे जोर डाला। सो देखते हैं क्या क्या स्कोप इन लोगों ने बताया कि भाई हम कितनी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर हम कॉमन पीपल पे ध्यान दें। सिर्फ राजा नवाबा या वार को छोड़ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कितना चीज पे ध्यान दे सकते हैं। देखो, सो सबसे पहला तो एक्सपेंशन ऑफ स्कोप उन्होंने बताया कि बेटा देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में इनकम पास हम क्या कर सकते हैं, हम सोसाइटी में समझ सकते हैं स्पोर्ट्स को, फूड, खाने पीने का तरीका, आर्ट एंड कल्चर, क्लोथिंग, कपड़ा, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लोकल हिस्ट्री के साथ में वुमेन्स स्टडी। और सोर्सेस हमने क्या लिखा, इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए कुछ सोर्स भी तो होना चाहिए। हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हॉकी का जो खेल था वो इसी साल शुरू हुआ था, इसी साल हॉकी इंडिया ने सबसे पहली बार जीता था, ये कौन सा सोर्स है जिस बेसिस पर हम ये दावा कर रहे हैं। सो उनमें कुछ सोर्सेस में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स आता है, जो रिकॉर्ड्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उस टाइम के जो दस्तावेज थे जो उन लोगों ने हैंड रिटन फॉर्म में हमारे लिए छोड़ा है, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल जो पुलिस रिपोर्ट्स होते हैं, सीआईडी के रिपोर्ट्स होते हैं, वहां से कुछ हमें क्रिमिनल केसेस के बारे में पता चलता है, कहीं चोरी हुई थी, कहीं मर्डर हुआ था, कहीं बहुत बड़ा कुछ फसाद हुआ था, किसी डाकू का, कुछ पता चलता रहता है ना। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चली। और बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी, जैसे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे चल के, जीवन स्मृति, एक बायोग्राफी तो नहीं है, बट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी यहाँ पर पूरे जिंदगी के बारे में ही लिखा है। उनका ये मेमोराय बोला जाता है कि मतलब जिंदगी के कुछ हसीन पल या कुछ दर्दनाक पल उन्होंने उसमें यहाँ पे बयान किया है, जिससे हमें उस टाइम के कोलकाता के बारे में काफी आइडिया मिलता है कि उस टाइम पे कोलकाता में क्या चीजें थी, कैसे काम करती थी, क्या इन्वायरमेंट होता था, लोग कैसे सोचते थे, ये सब चीजें हमें उनकी किताब पढ़ के पता चलता है। तो इस तरीके से हमारे पास लाखों की तादाद में किताबें हैं जो ऐसा हमें नॉलेज दे रही है। ओके, आगे देखो न्यूज़पेपर्स। सो उस टाइम के न्यूज़पेपर, जैसे आज के न्यूज़पेपर में अगर कुछ भी हुआ, जैसे कि चंद्रयान-3 इतना सक्सेसफुल हुआ या कहीं किसी रीजन से फेल हो गया, ठीक है, ट्रंप ने यहाँ पे सैंक्शन लगा दिया, या फिर ट्रंप ने क्या किया, बताओ अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना, वार वार चली रहा है बहुत जगह पे, तो वो सारे न्यूज अखबार में भी आता रहता है। तो उस टाइम पे भी न्यूज़पेपर में अखबार आते रहते थे भाई, न्यूज वहां पर। तो वो सारे न्यूज़पेपर अगर हमें मिलते हैं तो वो भी एक अच्छा खासा रिसोर्स है यहाँ पर चीजों को, समझ गए, हाँ, डाटा निकालने के लिए। ओके, और इंटरनेट मटेरियल्स तो बीच में आए थे, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानी, सब इंटरनेट वगैरह। उससे पहले तो इंटरनेट थी नहीं, तो उससे पहले तो हम सब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पर ही निर्भर है। ओके, चलो, सो इतना होने के बाद सबसे पहला जो हमारा एक स्कोप खुला वो आया न्यू सोशल हिस्ट्री। अब न्यू सोशल हिस्ट्री क्या था, वो था, इसका पर्पस था टू फोरग्राउंड द डिग्निटी, existence, labor, struggle and contribution of common people previously neglected by the traditional history। So traditional history के द्वारा जहां पे सिर्फ हम ये स्टडी कर रहे थे किस राजा ने किसको मारा, किसने किससे शादी कर ली, कहां पे क्या जंग हुआ, किसने कितना लूटा खसोटा, किस मकसद से क्या हुआ, बस वही सब। तो न्यू सोशल हिस्ट्री ने बोला नहीं, इन सारे जो भी लोग थे उनको करो साइड में, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि वो जो जंग में जो आम आदमी जो खुद थे उनके बारे में तो पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर ताजमहल बनाया गया, ठीक है, ताजमहल तो बनवाया गया, तो ताजमहल जिसने बनवाया उसका नाम हमें पता है, लेकिन वहां पे जो मजदूर जो इतने सारे जो थे जिनकी बाद में हाथ तक कटवा दिया गया, तो उसके बारे में कौन पढ़ेगा, वो भी तो एक स्टडी का मैटर है, ठीक है, वो भी तो पढ़ना होगा। तो ये न्यू सोशल हिस्ट्री में उन सारी चीजों को यहाँ पर बुलाया गया कि भाई असल में वो मजदूर थे कौन, वो मजदूर आए कहाँ से थे, और कैसे वो काम करते थे भाई, कैसे उन लोगों ने मिल करके इतना सारा इतना बड़ा बना दिया। खर्च तो किसी और ने किया, लेकिन बनाया तो असल में तो मजदूरों का हाथ था ना, ठीक है। शाहजहां ने बना दिया वो अलग सी बात है मुमताज महल के लिए,
ओके ठीक है, तो ये चीज है। तो स्कोप एंड मेथड क्या था यहाँ पर, स्टडी हुआ हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, एकदम नीचे से पढ़ेंगे हम, इंक्लूडिंग क्रिमिनल्स को भी लिया गया, थीव्स चोर चक्को सबों को लिया गया, एंटी सोशल्स खुद जो होते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, जैसे आज के टाइम पे भी आपको ऐसे कुछ लोग दिखेंगे जो सोसाइटी के ट्रेंड को नहीं मानते भाई, वो बोलते हैं हम तो अपना ये जो सोसाइटी कर रही है ये एकदम गलत काम है, इसको हम अगेंस्ट है, वैसा अभी भी दिखेगा आपको। सो मेंटली डिरेंज्ड पर्सन्स एंड इन रच एम्फेसाइज के इन सभी के डाटा को कलेक्ट किया जाए, ठीक है, ताकि अर्काइव ना किया जाए। अर्काइव पता है, व्हाट्सएप पर अर्काइव कर देते हो, चैट है ना, कोई चैट आया व्हाट्सएप पे कर दिया फटाक से अर्काइव, तो वो चला जाता है। अब कितना भी बंदा तुम्हारा मैसेज वहां कर ले वो तुम्हारे सामने पॉपअप हो गया, आएगा ही नहीं। तो वैसे ही पहले इन लोगों को भी अर्काइव कर दिया गया था, बट फिर इन लोगों को निकाला गया। तो की लैंडमार्क्स क्या थे, अर्ली स्ट्रीम्स यहाँ पे किया गया, ओल्ड हिस्ट्री बोला गया कि 1850 से लेकर 1900 तक, और न्यू हिस्ट्री और जो सोशल हिस्ट्री जो है आपका वो 1901 से लेकर 1947 तक, यानी कि इंडिया की हमारी आजादी से पहले पहले तक की बात है। और इसमें एक ब्रेक थ्रू है 1960s में, ब्रेक थ्रू विथ फर्नेंड ब्रॉडल एंड द एनल्स स्कूल। एनल्स स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल था जो बेसिकली सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल पे ही बनाया गया था, मतलब सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल उन्होंने बनाया था, ठीक है। और इसमें बेसिकली और ज्यादा अच्छे से बोला कि स्टडी कीजिए इन सारे हिस्ट्री के ब्रॉड टॉपिक्स को, ओके। सो इतना होने के बाद अब हमें बहुत सारे स्कोप्स मिले, अब हमने एक एक करके चीजों को एक्सप्लोर किया। अच्छा, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स ऐसे शुरू हुआ था, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए थे, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए थे, तो आइए देखते हैं क्या क्या इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। खेलकूद, वैसे भी हमें बहुत पसंद है खेलकूद। सो स्पोर्ट्स में क्या है, देखो स्पोर्ट्स रग्बी सबसे वो बहुत पुराना खेल है, ये शुरू हुआ था इंग्लैंड में 1823 में। सो रग्बी फुटबॉल यूनियन फॉर्म्ड इन 1871, रिमेन्ड अमेचर अंटिल 1995। तो ये इस खेल के बारे में याद रखिएगा बेटा, इससे रिलेटेड सवाल आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप बोलोगे ये तो कहाँ से आ गया है, भाई तो नहीं पढ़ा था। हाँ, तो तुम नहीं पढ़े थे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किताब में नहीं था, पढ़ लेना ना, बता दिए। आगे देखो, फुटबॉल एंड बंगाल माइलस्टोन के बारे में बात करते हैं तो एफए, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप तो वैसे ही बहुत ही फेमस है। एफए यहाँ पर एक बनाया गया था, फॉर्म किया गया 1863 में, सेपरेटिंग एफए नहीं एफआईए होगा, वो आई छोड़िए, ठीक है, एफआईए बनाया गया था यहाँ पर। एंड रग्बी रूल्स यहाँ पे बनाए गए। मोहन बगान यहाँ पर एथलीट क्लब कब बना था, जो अभी हम बंगाल में भी जानते हैं, बहुत फेमस है। सो ये जुलाई 1889 में बना था मोहन बगान एथलीट क्लब। और ईस्ट बंगाल क्लब बना था 1920 में। और एक हॉकी क्लब बना था 1855 से लेके 56 के बीच में। सब कहाँ बने थे, कोलकाता में। इसलिए कोलकाता हिस्टोरिकली बहुत रिच है। अभी के टाइम पे भले वो सरकार की वजह से थोड़ा सा मतलब समझ ही पा रहे हो ना, हो गया चौपट हो गया और क्या, बट फिर भी हिस्टोरिकली कोलकाता बहुत रिच है। जितना है कोलकाता को मिला, आई डोंट थिंक के बंगाल के साथ किसी और स्टेट को मिला होगा, और या फिर इंडिया के साथ किसी और को मिला होगा इतना मौका। मुझे लगता नहीं कि इतना मौका जितना यहाँ पर कोलकाता को मिला था हिस्टोरिकली। खैर आगे देखते हैं। सो 29 जुलाई 1911 में मोहन बगान जो था कैप्टन बाई शिवदास बहादुरी, ठीक है, शिवदास बहादुरी जी थे यहाँ पर। उन्होंने आईएफए शील्ड जीता था अगेंस्ट ईस्ट ऑर्कशायर शायर। तो एक टीम का नाम है ईस्ट ऑर्कशायर, जैसे हमारे टीम का नाम है मोहन बगान, ठीक है। तो वो टीम बेसिकली इंग्लैंड का ही था। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने फुटबॉल जीता था, मतलब हम लोगों ने जीता था इस साल में। बताओ कितनी बड़ी बात है। तब जानोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, ओके। सो इंडियन फुटबॉल टीम प्लेस्ड फोर्थ एट द 1956 मेलबोर्न ओलंपिक्स। सो मेलबोर्न ओलंपिक्स जो हुआ था 1956 में, वहां पे हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम थी वो चौथे पोजीशन पे थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन तुम्हें याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और अगर तुम्हें स्पोर्ट्स हिस्ट्री के बारे में लिखने आ जाए तो बस उठा के लिख देना इसको। अच्छा अच्छा, अभी सवाल आ रहा होगा सर ये तो इंग्लिश में है, मैं तो हिंदी जानता हूँ, मैं तो उर्दू मीडियम हूँ, क्या करूँ। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस लेक्चर अच्छे से देख लेना है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है। ये पीडीएफ तो मैं वहां अपलोड कर ही दूंगा, और साथ में इसका हिंदी वर्जन नहीं और उर्दू वर्जन दोनों ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हिंदी और उर्दू वर्जन जो होंगे उसमें तुम्हें इस तरीके का थोड़ा डिजाइन वगैरह नहीं मिलेगा, वो सिंपल रहेगा, चलेगा। कोई दुख परेशानी, हाँ बाद में मत बोलना आप भेदभाव कर रहे हो, भेदभाव नहीं है, मतलब थोड़ा उर्दू हिंदी में थोड़ा यार दिक्कत होता है डिजाइन करने में, समझते नहीं हो तुम। खैर आगे चलो देखते। तो ये तो था खेल कूद। खेल कूद कर लिए ना, खेल कूद करने के बाद भूख लग जाता है, भूख लगने के बाद खाना पीना खाना है। तो खाना पीना जो खाते हैं हम लोग अभी के टाइम पे वो थोड़ा अलग सा मामला है, तो देखते हैं उस टाइम क्या है खाना पीना भी। देखो
तो फूड हैबिट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो एम्स क्या है समझेंगे, टू अंडरस्टैंड द culinary डाइवर्सिटी, ओरिजिन ऑफ फूड वेस्ट एंड देयर इवोल्यूशन अक्रॉस रीजन्स एंड टाइम्स। ठीक है, डिफ्यूजन एग्जांपल जो पास्ता, आज के टाइम पे ना पास्ता पास्ता आखिरी पास्ता या मैक्रोनी या जो आप बोलते हो, सो ये क्या है, ये कहाँ थी, इन सिसिली वाया अरब, ये सिसिली में आई थी, मतलब अरब के द्वारा, अरब ट्रेडर्स के द्वारा लाई गई थी। सिमिलरली जो फ्लोर यानी कि मैदा और जो ईट फूड्स जो अंडे से बनी जो चीजें होती हैं इन इंडिया एंड जापान, इसमें हमारा लाया गया था भैया, इंडिया और जापान में इसको लाया गया था। ठीक है, ये सब थे ना, ईख से बने बहुत सब चीजें जो है, ये मैदा से जो इतना वैरायटीज, जैसे कि रोल बहुत फेमस हम लोग खाते हैं ना, रोल है मैदा का, और चाउमीन्स वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें इंडिया में नहीं थी स्टार्टिंग में, वो बाहर देश से ही यहाँ पर आई है, वहां से लोग आए, उन लोगों ने अपना यहाँ पर कभी बनाया, लोगों को यहाँ पसंद आया, फिर उन्होंने तो यहाँ पर अपना ले, बोले खाते रहेंगे। खाने में क्या है, खाने में तो मतलब मास्टर आदमी है हम लोग, खाते रहते हैं, है ना। हाँ, सो मेनी कॉमन वेजिटेबल जैसे कि पोटैटो, ग्राउंडनट, कॉर्न, टोमेटो, टोमेटो चिलीज और स्वीट पोटैटो, सोयाबीन, वेरियस बीन्स वी आर अननोन इन 5 centuries अगो। मतलब 5 centuries अगो की हम बात करें, एक सेंचुरी में कितना होता है बोलो, 100 साल पूरा, तो मतलब 500 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, तो अभी हमारे पास 2025 चल रहा है, 500 साल पहले अगर हम चले जाए तो कितना होगा बोलो, 1525, है ना। तो 1525 के आसपास की ये कहानी है। तब तक लोगों को ये पोटैटो, ग्राउंड नट, टोमेटो चिलीज जो हम लोग खाते हैं, स्वीट पोटैटो, सोयाबीन, जो बरी वगैरह का जो हम खाते हैं, अलग अलग वेराइटीज बना के, ये सब चीजें उनको पता ही नहीं थी, अभी हमने बना दिया है। और आगे आने वाले जनरेशन में हो सकता है, अभी जो हमारे पास नहीं है, वो आगे आने वाले जनरेशन कुछ ऐसा नया डिश भी बना दे। तो ये है फायदा हिस्ट्री, फूड हिस्ट्री पढ़ने का। हमें पता तो चल रहा है ना क्या क्या चीजें खाते थे भाई, पता चले तो हम लोग भी बना के खाएंगे, है ना। इससे आदमी का एक मेंटेलिटी पता चलता है, रिसोर्सेस के बारे में पता चलता है कि अच्छा ये चीज उनके पास था तभी तो वो बना के खा रहे थे, हमारे पास नहीं, हम नहीं खा रहे हैं। जैसे नॉर्थ में हमारे पास इडली डोसा ये सब साउथ से ही आया है, क्योंकि साउथ में उनके पास वो चीजें उन लोगों ने बनाया भाई, इडली डोसा वो तो मेन चावल का ही बना है, लेकिन वो दिमाग उन्होंने लगाया कि चावल को पीस के ऐसा भी हम कुछ बना सकते हैं खाने के लिए, तो वो वहां से उठ के यहाँ चला आया। ठीक है, हम लोग जितना मसाला वाला जो चीज खाते हैं, मेनली जो भी नॉनवेज बनता है, खास तौर से जो वेजिटेबल्स होते हैं, तो हमारा कई बार थोड़ा मसाला वगैरह डाल के बनता है बहुत अच्छे से नॉर्थ में। साउथ में जाओ थोड़ा सादा मिलेगा आपको, इतना ज्यादा मसाला नहीं मिलेगा उनके यहाँ पर। ठीक है, तो वो सब्जी बनाएंगे तो नॉर्मल बनाएंगे, खाना खाने का तरीका में भी डिफरेंट है, प्लेट में खाते हैं वो पत्ता पे खाते हैं, वो बनाने का पत्ता होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पता चलता है रिसोर्सेज के बारे में, उनके पास वो रिसोर्सेज थी तो वो यूज कर रहे थे, हमारे पास नहीं, हम नहीं कर रहे थे। जब पता चला अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो हमने बोला लाओ हम भी कर लेते हैं यूज, ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, तो रीजनल स्टेबल से कुछ बात करते हैं, एरिया वाइज, जैसे कि राइस, रोटी एंड मिलेट्स वेरी बाय क्लाइमेट और ज्योग्राफी अक्रॉस इंडिया। जैसे कि आप बंगाल में आप देखो तो बंगाल में चावल बहुत होती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में तो चावल इतना पैदा नहीं होता है, तो हमारे बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है, दिन में रात में, मतलब हर टाइम बस ले चावल ले चावल। तो कोलकाता चला जाओ तो मछली भात एकदम, मतलब वहाँ भाई क्या बोलूं, बहुत टाइम तक रहा वहां पे, तो किसी भी होटल में तुम छोटे से चले, होटल छोड़ो, जो ढाबा होता है वहां भी चले जाओ, तुमको नॉर्मली मछली भात मिलेगा पहले। और उसके बाद कुछ एक पोया साग होता है, ठीक है, तो पोया साग का सब्जी वो एक कंपलसरी होता है, पोया साग का सब्जी या फिर आलू का नॉर्मल जो चलचड़ी वाला जो भुजिया बनता है वो, ये दो सब्जी कंपलसरी, अगर आप सिर्फ आपने अगर सिर्फ वेज थाली लिए तो वो आपको मिलेगा, और अगर आपने उसमें मछली ऐड किया तो वो मिलेगा। ये नॉर्मल सा जो लोकल ढाबा टाइप होता है वहां पर उनका ये चलता है। ठीक है, अब बाकी अगर आप अगर अलग से ले लो, जैसे कि हम तो अंडा बोलते हैं, डीम बोलते हैं, है ना, बंगाली में, तो वो देंगे अलग से, तो सब होता है, लेकिन वो चीजें हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, आप दिल्ली में अगर जाओ तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन 5-6 साल पहले की बात है, 10 साल 5, हाँ 10 साल पहले के अप्रोक्स, तो दिल्ली में लोग क्या कहते हैं, दोपहर के वक्त रोटी या दाल खाते थे। अभी का नहीं पता मुझे, लेकिन पहले का भी ये था, क्यों, उनका वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा, हम दोपहर में चावल खाते हैं, वो रोटी या दाल खाते हैं। मैं गया था भाई, मेरे को तो पसंद नहीं आया, मतलब दोपहर का रोटी कौन खाता है, तो ये मैं बोल रहा था, क्योंकि मुझे आदत है शुरू से चावल खाने की, उनको थोड़ी रहा, वो उनके लिए तो वैसा है, दोपहर में चावल कौन खाता है, तो वो चीजें। ठीक है, ये चीज है। तो सोशल हिस्टोरिकल इनसाइट से अगर देखो तो इरिस पुअर जो थे हमारे पास, वन सर्वाइव लार्जली ऑन पोटैटोस, तो इरिस एक जगह का नाम है, वहां के जो गरीब लोग थे वो पूरी तरीके से एक पूरा बहुत टाइम तक सिर्फ आलू खा के ही जिंदगी गुजारा उन्होंने। तो एक काफी इंटरेस्टिंग बात थी, मतलब क्योंकि और कुछ था ही नहीं उनके पास। राइस जो था ऑफ रेस्टोरेंट्स कल्चर सिग्निफिकेंट मॉडर्न लाइफ स्टाइल शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज है।
और इसी में देखो कुछ चीजें जैसे कि स्कॉट लाइन को हम लोग ये क्या होता है रिच इन ओट्स, ओट्स हम खाते हैं दलिया, तो वो भी बहुत तरीके, ओट्स भी बहुत वेराइटीज का होता है। तो ओट्स जो है ये बहुत ज्यादा मिलता है स्कॉटलैंड में, इसलिए इसको हम लोग लैंड ऑफ केक्स भी बोलते हैं। लेकिन ओट्स अभी क्या है, अभी कॉमन है इंडिया में। तो ओट्स है स्कॉटलैंड का फूड, वो आया इंडिया में। ये जो अलग अलग जो तुम देख रहे हो कंपनीज, केलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स और भी बहुत सारे हैं, तो अलग अलग जो वेराइटीज है ओट्स का वो सब आ रहा है स्कॉटलैंड से। हमारे पास तो ओट्स के नाम पे एकदम जो दलिया टाइप होता है, जो हम मेनली कहाँ से निकालते हैं आपको पता होगा, बताना कमेंट करके, ठीक है, वो चीजें हैं। ठीक है, चलो। सो अभी तक खेल कूद कर लिया, खाना पीना खा लिया, अब लेकिन हमें अभी मॉडर्न तौर पे क्या है कि एज द मॉडर्न टाइम हमें खाते खाते तो गाना वगैरह सुनना है, फिल्म वगैरह देखना है, वेब सीरीज देखना है। वो ना खाना तो ऐसे हम ले लेते हैं, लेकिन वो पार नहीं होता जब तक सामने कुछ चल ना रहा है ना। तो सब आर्ट एंड कल्चर में आता है, एंटरटेनमेंट वाला फील्ड है, जान लेते हैं कि आर्ट कैसे उभरा था, आर्ट की हिस्ट्री के बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो। सो परफॉर्मिंग आर्ट्स जनरल प्रिंसिपल्स में कहता है म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड सिनेमा आर कैरीज ऑफ कल्चरल हेरिटेज, नॉट मेयर एंटरटेनमेंट। ठीक है, सो म्यूजिक के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन म्यूजिक ट्रेसेस टू द सेमा वेदास, रीजनल स्टाइल हुआ था बीरभूम सॉन्ग, सपा, जैसे ये सब ना पढ़ लेना है। ये सब देखो जितना मैंने लिखा है ना, ये सब मतलब तुम्हें याद करने के लिए चीजें हैं। अब जैसे पॉपुलराइज किया गुलाम नबी ने यहाँ पर लखनऊ में, कुमरी एक बाई बड़े गुलाम अली खान के द्वारा, ये सब मतलब कुछ गजल के टाइप से जो आया। डांस में कुछ याद रखना, रीजनल फॉर्म्स हमारे पास, जैसे कि पुरुलिया में चौ करके एक डांस का नाम है, मोहिनी आतियम कर्नाटक का है। और ये आपका देखो कृष्णा, क्या भाई मेरे को भी देखने तो अच्छा से, नहीं तो पता चला गलत पढ़ लिया तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ, कृष्णा नटियम और भारत नटियम तमिलनाडु में ये सब फेमस है। उड़ीसी में देखो तो देवदासी ट्रेडिशन, साउथ इंडिया एंड कथकली, ये सब याद कर लेना। ठीक है, ये सब अलग अलग रीजन के हिसाब से तुम लोग अलग अलग डांस स्टाइल, हम लोग जो बोलते हैं सिर्फ कथकली नहीं है, क्लासिकल डांस है, बहुत वेराइटीज है। तो अलग अलग स्टेप्स के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया। ओके, आगे देखो ड्रामा की बात करते हैं। ड्रामा बहुत पसंद तुम लोग, हाँ, तुम लोग भी ड्रामा का तो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, क्या देखना है, रील देखना है, रील देखना है, तब वही तो चलता रहता है। हाँ, so forms rural drama, street plays, one act plays, musical plays, people's theater। तो रूरल ड्रामा क्या होता है, स्ट्रीट पहले होता था एक आदमी ही आ गया, कुछ भी नाटक वाटक करके चला गया, फिर शुरू हुआ कि नहीं म्यूजिक के साथ हम एकदम ग्रुप में आदमी लाएंगे, तब हीरो एंट्री करेगा म्यूजिक बजेगा, ढोन ढोन, विलन एंट्री करेगा म्यूजिक बढ़ेगा, ढोन ढोन ढोड़ो 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 ढोड़ो। ठीक, वैसा ही है, साइड एक्टर भी आएगा तो उसके लिए भी म्यूजिक बजेगा, तो वैसा कुछ है। हो गया हीरोइन आ रही तो उसके लिए म्यूजिक है, तो वो चीज बीच में इंट्रोड्यूस किया गया। कब हुआ ये सब, कुछ 2000 साल पहले की बात है। हाँ, कुछ 2000 साल पहले। ठीक है, सो फाउंडेशनल टेक्स्ट भारत मुनिज नाट्य शास्त्र, तकरीबन 2000 साल पहले। बंगाल इंस्टीट्यूशन हिंदू थिएटर यहाँ बनाया गया था 1830 में, और नेशनल थिएटर फिर बाद में ही बना था। स्टार थिएटर यहाँ बना था 1884 में। आईपीटीए फॉर्म्ड हुआ था 25 मई 1943 में बाई एंटी फेजिसिस्ट राइटर एंड आर्टिस्ट। ठीक, इसके बाद अगर हम सिनेमा की बात करें बेटा, तो फाउंडर हुआ था या फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न मोशन पिक्चर लुइस एंड ऑगस्ट। तो अभी का जो मॉडर्न मोशन पिक्चर जो उनके फाउंडर कौन थे, लुइस एंड ऑगस्ट। फर्स्ट प्रोजेक्शन हुआ था 28 दिसंबर 1895 में, वो भी कहाँ हुआ था, पेरिस में। ओके, हाँ। अर्ली इंडियन माइलस्टोन क्या था, तो हमारा हीरा लाल सेन एंड मोही लाल सेन डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले यहाँ बनाई गई थी, कोलकाता में ही बनी थी ये। ठीक है, इसके बाद बिल व मंगल एज फर्स्ट बंगाली फिल्म, ये पहली बंगाली फिल्म बनी थी, हीरा लाल सेन इसमें कैरेक्टर है हमारे पास। फिर राजा हरिश्चंद्र अगर आप बात करो तो ये क्या था बताओ, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, सो आला मारा राजा हरिश्चंद्र 1913 में डीजी फाल्के के द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा ना फाल्के। तो और फाल्के जी का नाम बहुत ही फेमस है फिल्म इंडस्ट्री में, और इनके जो भी योगदान रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अभी देखेंगे बाबा साहब फाल्के भी, हम आगे भी देखेंगे। और आला मारा आया था एज फुल लेंथ मोशन पिक्चर। सो राजा हरिश्चंद्र जो पिक्चर थी वो साइलेंट मूवी थी, उसमें डायलॉग्स नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट था। आला मारा जो मूवी थी ये पहली मूवी थी जिसमें डायलॉग्स थे, मतलब डायलॉग्स तो जो राजा हरिश्चंद्र मूवी है उसमें भी, लेकिन वो साउंड नहीं था, वो सब एक्टिंग करके ऐसे सारे थ्रू बता देते। मोशन पिक्चर आया सबसे पहले आला मारा, जिसमें भाई म्यूजिक था, साउंड आया था उसमें। ठीक है, और रेसलिंग मैच यहाँ पर बना था 1896 में, एच एस बारगोडेकर के द्वारा रिकॉग्नाइज इन इंडिया। तो वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है सिनेमा हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते।
तो पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से। आगे चलेंगे तो हो गया। अब देखो इतना तो हमने देख लिया भाई, खेल कूद कर लिया, खाना पीना खा लिया और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो गया। अब एंटरटेनमेंट हो गया, कभी मन करेगा बाहर घूमने जाना है तो अच्छे कपड़े चाहिए, किसी की शादी की दावत आई है ना, कहीं जाना है एकदम मतलब टन बन के एकदम दिखाना भी तो थोड़ा शो ऑफ तो आज के टाइम पे तो और भी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फोटो भी डालना है, रील लगा एकदम फिल्टर लगा के तगड़ा वाला है कि नहीं है ना, एकदम फिल्टर देखेंगे, ये फिल्टर लगा एकदम कैप्शन डालेंगे मस्त। तो देख लेते हैं कपड़ों की कहानी के कम बारे में, क्या शुरू हुआ, कैसे क्या फैशन इंडिया में आया, ये इंडिया का क्या फैशन बाहर गया वो देख लेते हैं। तो क्लोथ्स एंड ड्रेसेस के बारे में जान लेते हैं। यूरोप, सो पोस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1789 में मैंने फ्रेंच में जब रिवॉल्यूशन आ चुका था, वहां पे वुमेन ने अडॉप्ट किया था रेड हैट्स एंड कैप्रिस लॉन्ग स्कर्ट पहना, जैसे कि ये देखो। तो उस टाइम की बात है, तब औरतों ने रेड हैट पहनना और इस तरीके का जो लॉन्ग स्कर्ट होता है वो उस टाइम पे यहाँ पे चलना शुरू हुआ था। तो इतनी पुराना मॉडर्न है ये, मतलब इतना पुराना फैशन स्टाइल है। विक्टोरियन एज शुरू हुआ था 1837 से लेकर 1901 के बीच की बात है। तो उस टाइम ये देखा गया मेजर चेंज आया आफ्टर 1901 में। लूज फिटिंग गारमेंट्स यहाँ पे गेंड फेवर ओवर टाइट फिटिंग वंस। तो पहले लोग थोड़ा टाइट कपड़े पहना करते थे। अगर आप पुराने फिल्मों से देखोगे, अगर एक मैं एग्जांपल दूं, आप थोड़ा देखना, वो पैरिस ऑफ कैरेबियन में दिखाया गया है लड़कों को भी पोशाक, लड़कियों की पोशाक खास तौर से जो टाइट होते थे। तो उसके द्वारा क्या हुआ 1901 में, फिर बोला नहीं लूज पहनेंगे, बहुत टाइट टाइट जगह ही नहीं बच रहा हवा वगैरह जाने का, थोड़ा जाने तो हवा वगैरह अलग अलग पार्ट में, तब ना अच्छा लगेगा। ओके, फिर सोम प्रकाश 1881 में रिमार्क दैट ड्रेस रिवील्स ओरिजिनल आइडेंटिटी बट नॉट द बंगाल। तो रीजनल आइडेंटिटी यहाँ पे बताती है बट नॉट द बंगाली। तो रीजनल आइडेंटिटी आपको बता देगा बट आपका ये नहीं बता सकता। कपड़े से आप ये पता चल सकता है आप कौन से इलाके से आ रहे हो, बट आपका ओरिजिनल थॉट्स नहीं बता सकेगा। आप ये नहीं बता देगा कि हाँ बंगाली है कि नहीं, वो उस टर्म्स में लिखा था क्योंकि बंगाल का ही अखबार था। तो आप बंगाल के इलाके से आ रहे हो ये पता चल जाएगा, बट क्या आप बंगाली हो ये कपड़े से नहीं पता चलेगा। पहनावा और आवासन ये बता सकते हैं कि हाँ ये बंदा इंडिया का है, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का, ये बंदा यूएसए का, बट ये नहीं बता सकते कि क्या वो यूएसए में ही रहता है, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान कुछ टाइम तक किसी जगह में रह लेगा तो वहां का चीज वो अडेप्ट कर लेगा, वहां का पहनावा ओढ़ावा अडेप्ट कर लेगा। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, बहुत सारी जो औरतें आती हैं तो वो ट्रेडिशनली तौर पर यहाँ पे पूजा के टाइम पे आएंगे, दुर्गा पूजा के टाइम पर तो साड़ी पहनेंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि उनको देख के बोलेंगे भाई वो यहाँ के ही रहने वाले, नहीं, उन्होंने बस यहाँ का ट्रेडिशन अपनाया है कुछ टाइम के लिए, रहने वाले कहीं और के। तो लाइन का मतलब यही है। साड़ी यूज इन एंशियंट अमंग बंगाली वुमेन, द ब्राह्मी का स्टाइल, ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा। इंडिया में ये बात करते हैं तो इंडिया में क्या हुआ, शिफ्ट टू वेस्टर्न अटायर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। माइकल मधुसूदन दत्ता वॉर यूरोपियन ड्रेस इन 1843। 1843 में माइकल मधुसूदन दत्ता ने यहाँ पे यूरोपियन ड्रेस पहना था और उसके बाद से ही यहाँ पे इंडिया में वेस्टर्न अटायर यानी कि वेस्टर्न ड्रेसेस का चलन शुरू हुआ और थोड़ा सा शिफ्ट आदमी लोगों ने बदला कि ठीक है वो भी ट्राई कर लेते हैं। और इंग्लिश एजुकेटेड जो यूथ थे उनका जो अटायर था 1855 में उसको मुसलमानी ड्रेस बोला गया रादर देन हिंदू ड्रेसेस, ठीक है। एंड क्लाइमेट ड्रिवन प्रेफरेंसेस भी हमारे पास मिलते हैं। गर्म इलाके में हम थोड़ा ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो हमें ठंडा महसूस करा सके, ठंडे इलाके में ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो हमें गर्म महसूस करा सके। क्लियर है? ओके, आगे चलेंगे। अब घूमने फिरने के लिए हमने कपड़ा लत्ता तो ले लिया, लेकिन घूमने फिरने के लिए सामान मतलब गाड़ी भी तो चाहिए ना। ट्रेन से जाना है, हाथी से जाना है, घोड़े से जाना है, प्लेन से जाना है, किससे जाना है, मतलब पैदल भी जा सकते हो लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इतना अच्छा कपड़ा पहन के पैदल जाओगे। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तो हमारे पास ऐसा एकदम कम्युनिकेशन है कि हमने एक मैसेज यहाँ डाला, कोई भी कहीं है उसके पास वो वाला इमोजी पहुंच गया जो तुमने भेजा अपने दिल के कोने से। ओके, हाँ, और किसी को तुमने अगर कहीं और के कोने से कुछ और भेजा तो वो भी पहुंच जाएगा। ठीक है, खैर। तो पहले भाई लोग ये बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे चलने फिरने के लिए, फिर हमने बैल हटाया, इंजन लगा दिया, ठीक है। फिर इंजन हटा के और अच्छा इंजन लगा दिया, फिर हमने बाहर का स्टाइलिश स्ट्रक्चर बदल दिया, कार भी अलग अलग मॉडल के आ गए एकदम मस्त मस्त। फिर ट्रेन में वही मामला है, ट्रेन पहले थोड़ा सा हल्का चलता था, फिर थोड़ा स्पीड हुआ, बुलेट ट्रेन आ चुके हैं बहुत जगह पे। बोला आपको 400 किलोमीटर जाना है, बैठिए तो हम 1 घंटे पहुंचा देंगे। 400 किलोमीटर 1 घंटे में, वाह, सो नाइस। तो ये टाइम टू टाइम हुआ, ठीक है। तो एम क्या है, ट्रेस वेरिएशन एंड इवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड देयर इंपैक्ट ऑन लाइफ, ठीक है। अर्ली इंडियन बोट्स, बुलोक कार्ट, ये सब चीजें थी।
ट्रांसपोर्ट इनोवेशन की बात करें तो ट्राम और स्ट्रॉन ये सब चीज चली, देखो ये सब चीज पढ़ लेंगे, तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए है। एरोप्लेन यहाँ पे एविएशन, सबसे पहले एरोप्लेन 1993 में शुरू हुआ दमदम इन दमदम इंडिया, हमारे इंडिया में 1930 से। मोटर बस हमने यहाँ स्टार्ट किया बंगाल में अर्ली 20th सेंचुरी में। रेलवे फर्स्ट, और रेलवे की बात करें तो फर्स्ट इंडियन लाइन हमारा चला था कब, मुंबई में 1853 में, और रेलवे वाज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट बाय 1910। तो इंडिया का जो रेलवे हमारा है 1910 तक ही हमारा पूरा दुनिया में चौथा मतलब लार्जेस्ट हमारा ट्रैक है। जितना लंबा ट्रैक हमारे पास है ना उतना शायद मतलब और 3 देशों के पास है, चौथे नंबर पर हम लोग हैं। समझे कि नहीं बोलो। चलो आगे चलेंगे। तो घूमने फिरने का बंदोबस्त हो ही गया, और भी कम्युनिकेशन है, बैठे बैठे सोशल मीडिया भी चलाना है। तो उस टाइम तो सोशल मीडिया वैसा नहीं था जैसा अभी है, ये तो हमने कर लिया। कम्युनिकेशन अगर हम ब्रेक थ्रू करेंगे, अच्छा यहीं पे देख लो कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू। तो पहले ये टेलीफोन हुआ करता था, टावर वगैरह बहुत कम थे जो इसी टेलीफोन से काम चलाया करते थे। अभी के टाइम पे वो डेवलप हो चुका है बहुत ज्यादा, हमारे हाथ में तो स्मार्टफोन है, उसी के अंदर सारी चीजें। तो ये देखो कितना ड्रास्टिक चेंज है हमारे पास। अब जब ये स्टडी हम करेंगे तो कितने अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा स्टेप बाय स्टेप ये हुआ, पहले मोबाइल फोन ऐसा बना, फिर फोन बना, फिर स्मार्टफोन बना। इंटरेस्टिंग है। अब लास्ट हम देख लेते हैं विजुअल आर्ट्स के बारे में। तो लास्ट तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं अभी पढ़ने के लिए, इतना कौन पढ़ता है भाई। ठीक है खैर पढ़ लेंगे हम लोग। विजुअल आर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विजुअल आर्ट्स बहुत सिंपल सी चीजें, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी स्टडी कर लेना। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको कि क्या है नहीं है, कैसे मतलब कौन सा चीज कब यहाँ पे शुरू हुआ, ये सब चीजें स्टडी कर लेना, हो जाएगा। आर्ट स्कूल एंड आर्टिस्ट की भी हम बात करेंगे तो कैलकाटा स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट 1854 में, यहाँ पे अभी के टाइम पे गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज उसी का नाम है। कैलकाटा आर्ट स्कूल अंडर E.B. हैवेल बनाया गया था टू ऑथराइज अ हैंडबुक ऑफ इंडिया आर्ट नोन एज द बंगाल आर्ट स्कूल। कुछ स्कूल्स बनाए गए जिसके द्वारा आर्ट्स को और विजुअल आर्ट्स को प्रमोट किया गया, ठीक है। चलो सो अब हम यहाँ इतनी चीजें हमने जान ली। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में आपको अच्छे से पता है, ये सारी चीजें आप देख लेना, पढ़ लेना कि भाई यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखो एविडेंट इन पिलर, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है, अब पुराने स्ट्रक्चर्स देखो इस तरीके का, तो यहाँ पे सामने के टाइम में देखो पिलर्स इस तरीके के। अभी का कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसा पिलर नहीं दिखेगा, लेकिन पहले बनते थे तो ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि ये पिलर्स उस टाइम के यूरोपियंस लोग बनाया करते थे, तो जो भी वहां पे स्ट्रक्चर बनता था वो लोग उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस होके ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया करते थे, ठीक है। कोलकाता का लैंडमार्क एंड डाटा की अगर हम बात करें तो फोर्ट विलियम्स 700 फुट वॉल 1712 में बनाया गया, जो कि 40 फीट मोटा है और 18 फीट ऊंचा है। नोटेबल बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो फोर्ट विलियम 700 फुट आपका है, 1812 में फर्स्ट न्यू गॉथिक एग्जाम्पल यहाँ बनाया गया, ठीक है। बहुत सारा आर्किटेक्चर्स है हमारे पास यहाँ पर, और एक कुछ हमारे पास आता है लोकल हिस्ट्री, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो लोकल पीपल रह रहे हैं वो कैसे रहते हैं, उनके घरों का हाल क्या है नहीं है। फिर मिलिट्री हिस्ट्री हम यहाँ पे जानते हैं कि भाई जो वॉर्स हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उस दौरान कौन कौन से कंट्री, तो हम एज ए इंडियन तो हम किसी वॉर में शामिल नहीं थे क्योंकि हम उस वक्त गुलाम थे, हम तो अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था हमें। लेकिन उस दौरान इंडिया को कैसे यूज किया गया वॉर के दौरान, यहाँ पे क्योंकि लोग शामिल तो हो रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, लोगों को अंग्रेजों के द्वारा बहका करके ले जाया जा रहा था कि बेटा चलो हम तुम्हें आजादी देंगे जल्दी, या फिर ये फैसिलिटी मिलेगा, ये फैसिलिटी मिलेगा, ले जाया तो जा रहा था, ठीक है। तो ये आप स्टडी कर लेना एक बार। इसके बाद आपका क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाँ चलो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सब्जेक्ट क्या था, स्कोप डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन इंटीग्रल टू न्यू हिस्टोरिकल स्टडी। इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो हार्वर्ड इनिशिएटिव लिया गया था 1927 में, और इन्होंने बनाया था बोरिस हेसेंस 1930 में नहीं 1930 में। एम्फेसाइज करती है ऑन टेक्नोलॉजीज हिस्ट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ट्रांसफॉर्मेशन। थॉमस कोन्स 1960 स्ट्रेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। तो पहले वो थोड़ा ये हथियार वगैरह पे ज्यादा उनका मामला चल रहा था जब तक वर्ल्ड वॉर 2 था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान थोड़ा सा पूरा जो डेवलपमेंट था साइंस का वो शिफ्ट हुआ नई नई डिस्कवरीज के द्वारा। तो 1960s के बाद ये चीज शिफ्ट हुआ कि अब हमें सिर्फ हथियार नहीं बनाना, हथियार बनाना एक साइंस का ही पार्ट है, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी तो हथियार बना पाओगे अच्छा मोस्ट एडवांस हथियार, ठीक है। फिर बोला नहीं हमें बायोलॉजी में भी स्टडी करनी होगी, क्योंकि वायरस बहुत तरीके के हैं अभी भी, जैसे कोरोना वायरस एक आया था
पहले तो एक प्लेग नाम का वायरस भी बहुत चला था, ठीक है। इस तरीके के वायरस टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ओके, वो चीजें होती रहती है। तो उस चीज के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। इसमें कौन कौन से लोग थे, तो यहाँ पे लोगों के नाम है जैसे कि हिपोक्रेट्स, सेल्सियस, गैलेन यूनानी फिजिशियन, वेसेलियस, ठीक है, एंड पैरासेलस। मेजर 20th सेंचुरी डोमिनेंस इन इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी एंड केमोथेरेपी। तो अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, जब स्टार्ट हो चुका था 20th सेंचुरी में, मेनली जितने भी लोग थे इन लोगों ने मिलकर किस चीज के स्टडी पे जोर दिया, इम्यूनोलॉजी के ऊपर, कि हमारा इम्यून सिस्टम इंसान का कैसे काम करता है, इसको कैसे और हम अच्छा बना सकते हैं ताकि किसी भी हम सिचुएशन में सर्वाइव कर पाए। बैक्टीरियोलॉजी के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करो, वायरोलॉजी वायरस के बारे में चर्चा करो, केमियोथेरेपी, और देखो भाई कैंसर हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक रेगुलर स्टडी का ही नतीजा है कि आज के टाइम पे हम कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ जाते हैं, मतलब उसको भी हम हरा सकते हैं, ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब यूजिंग सोर्सेज इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो सोर्सेज के बारे में हमने आपको जैसे बताया कौन कौन से सोर्सेज हैं, इतना हमने पढ़ लिया, जितना हिस्ट्री हमारा था, जो भी वैरायटीज थी वो हमने देख लिया। अब वो हमने निकाला कहाँ से, तो देखो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। हिस्टोरियंस कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, check it carefully, accept or reject parts of it, compare different pieces and then write conclusion. Rule: not everything is good historical material, always test the truth and reliability before using it. Why care, क्यों जरूरी है ध्यान रखना, if sources are used wrongly history gets distorted and society gets wrong message. So करना क्या है, check who wrote it and they wrote it and why they wrote it and whether other agrees, always compare with more sources. अब जैसे सिर्फ एक सोर्स हमें मिल गया, एक रिसोर्स जिसमें ये लिखा है कि भाई साल यहाँ पर 19th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ, प्लासी का जंग खत्म हुआ, अंग्रेज आए, उन्होंने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ ला दिया, ठीक है, तब एक रिसोर्स हमें पता चला। बट ये सिर्फ ऐसे ही हमें नहीं यहाँ पे यकीन कर लेना है, किसने लिखा है, क्यों लिखा था, वो चीजें जानना होगा। जो पर्सन लिखा है क्या वो ट्रस्टेबल है, तब हम इसको एक सही सोर्स मानेंगे। और डिफरेंट सोर्स भी ढूंढेंगे जहाँ पे ये सेम बात कही गई है, और उससे रिलेटेड की चीजें की बात की, क्या क्यों लाएंगे भाई, क्या रीजन हो सकता है, वो सब चीजें जब यहाँ पे मिल जाती हैं तब कंक्लूजन आता है कि यस हम अपना हिस्ट्री यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तब जाके हिस्टोरियंस लोग एक हिस्ट्री लिखते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो हमने बोल दिया आपको, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों यूजफुल है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया लेक्चर के। एक बार रीड कर लेना आप इसको, एक बार रीडिंग कर लोगे मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा, ऑटोबायोग्राफिक्स एंड मेमोरीज। तो ये क्या होता है, एक पर्सन का पूरा लाइफ स्टोरी है। अब कोई भी पर्सन है, जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर का मैंने बताया, देखो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है, आत्मचोरित, ठीक है, बंगाली वर्ड है। अब रामतनु लाहिरी, ये सब बंगाली वर्ड ही है, ठीक है। रामतनु लाहिरी, ओ टैकलिन, बंगा समाज, शिवनाथ शास्त्री के नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ये सही कर लेना, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इन लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफिक्स लिखी है, तो इनमें उनकी पूरी जिंदगी का हाल तो पता है, तो जब वो अपनी पूरी जिंदगी का हाल बता रहे हैं, इसका मतलब वो जिस जगह पे रह रहे थे उस जगह के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, उनके आसपास लोगों के बारे में बताएंगे, उनके टाइम पे फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता था, और जो हार्मोनल जो बैलेंस है सोसाइटी में, डिफरेंट रिलीजियस के दौरान, डिफरेंट मजहब के जो लोग मानने वाले थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके बीच में कैसा हार्मोनल एक कॉमनली था, वो सब वो बताएंगे। इससे एक बहुत अच्छा सोर्स है हिस्ट्री को रिटर्न, मतलब हिस्ट्री को लिखने का, ठीक है। उसमें ही एक दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे समझने हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपको जीवन स्मृति का है, जो मैंने आपको बता दिया, ये आपको डिटेल में समझना है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीवन स्मृति के बारे में लिखो, तो आपको लिखने के लिए आ सकता है। ये पूरा जो पार्ट है ये आप लिख देना, ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। ये सबसे पहले तो ये याद रखना है, सेट ऑफ पर्सनल मेमोराइज। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, मेमोराइज है। ऑटोबायोग्राफी और मेमोराइज में सिंपल सा डिफरेंस है। ऑटोबायोग्राफी में इंसान अपना पूरा जिंदगी का हाल लिखता है, और मेमोरीज में इंसान अपनी जिंदगी से कुछ जो इंपॉर्टेंट पल होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे वाले पल होंगे या बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, वो लिखेंगे वो, ठीक है। इससे पता चलता है। वैल्यू क्या करता है, तो हेल्प रीडर सी बंगाली सोशल लाइफ एंड टैगोर्स अर्ली वर्ल्ड फ्रॉम द इनसाइड, a rich eye witness memory source that explain how a famous family balanced Western influence with Indian identity.
स्टूडेंट हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कैन बी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल मटेरियल्स व्हेन दे शो पीपल प्लेसेस एंड आइडियाज क्लियरली। ठीक है, इस तरीके से एक और था हमारे पास, जी बोनोरे झारपा था, ये लिखा था सरला देवी चौधरानी जी ने। 1872 में इनकी पैदाइश हुई, 1942 में इनका देहांत हो गया और 1947 में तो हमें आजादी मिली, बट 1945 तक क्विट इंडिया मूवमेंट काफी यहाँ पे शुरुआत हो चुका था। तो उस दौर में वो थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, बंगाल का पार्टीशन देखने को उनको मिला होगा, वो सब चीजें वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखेंगी तो कितना एक रियलिस्टिक रिसोर्स मिलेगा, सोचो। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री लिखने के लिए। ओके, बाकी चीजें आप पढ़ लेना, ये कब हुआ, कैसे पब्लिश हुआ, ठीक है, ये चीजें आपकी जानकारी के लिए है। इवोल्यूशन ये आप पढ़ लेना लास्ट। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेटर टू इंदिरा। सो लेटर टू डॉटर फ्रॉम हिज फादर, ऐसा करके इसको बोला जाता है। ये क्या है, बेसिकली 30 लेटर का एक पूरा कलेक्शन है जो कि जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तब इन्होंने अपनी बेटी को लिखा था, जो इंदिरा गांधी जो इनकी बेटी थी, और इनकी बेटी की उम्र उस वक्त 10 साल थी, तब उन्होंने लेटर लिखा था। बाद में इनकी देहांत के बाद, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की देहांत होने के बाद उन सारे लेटर्स को मिला करके एक बुक का शक्ल दे दिया गया और उस बुक का नाम दिया गया ए लेटर टू हिज डॉटर। ओके, चलो देखो। सो 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था 30 लेट टू 10 ईयर ओल्ड इंदिरा गांधी। इंदिरा, टॉपिक क्या था, नेचुरल हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। एक्सप्लेन किया सिंपल लैंग्वेज में, उन्होंने चीजें बताई, क्या क्या चीजें बताई और डिटेल में बताऊंगा। प्लेस कब था, लेटर सेंड फ्रॉम आनंद भवन इलाहाबाद टू इंदिरा इन हर मुसोरी हॉस्टल। उस वक्त इंदिरा जी मुसोरी हॉस्टल में थी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी किया गया मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, एज पिता का पत्र पुत्री के नाम। पब्लिकेशन यहाँ पे प्रिंट कब हुआ, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर बाय लो जनरल प्रेस के द्वारा, इलाहाबाद में किया गया 1939 में। री इशू, दोबारा इशू किया गया इसको चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट 1973 में। ठीक है, तो पहला सबसे पहला पब्लिकेशन हुआ 1939 में, फिर इसको दोबारा इशू किया गया, रीप्रिंट हुआ ये 1973 में चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के नाम से। क्या क्या चीज उन्होंने बताई अपनी बेटी को, देखो। पहला बोला कि थिंक बिग, बड़ा सोचो। बोला कि डू नॉट बी लेजी और नैरो इन माइंड, लर्न अबाउट मेनी कंट्रीज एंड पीपल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, पूरे दुनिया को अच्छे से समझने के लिए। बी फेयर, इवन नेशन थिंक्स इट इज बेस्ट, अगर तो मैंने अगर नेशन को भी लग रहा है कि ये बेस्ट है तो एक्सेप्ट व्हाट इज गुड एनीवेयर एंड रिजेक्ट व्हाट इज बैड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सब लोगों को क्या लग रहा है, तुम देखो, भले ही पूरे देश को लगे कि हाँ ये चीज अच्छा, बट तुम देखो क्या वो अच्छा है कि नहीं, ये चीज उन्होंने सिखाया। एम फॉर पीस, फूड एंड फार्मिंग, पॉलिटिकल एंड ड्यूटी, डेमोक्रेसी एंड ट्रेड, एथिक्स ऑफ पावर, तो ये सारी जो उनकी लाइफ क्या पैसा बोल लो कि जो चीज उन्होंने सीखा था उन्होंने अपने बेटी को यहाँ पे सिखाया इस लेटर के द्वारा। तो बहुत ही एक मतलब एक खजाना था, बहुत बड़ा एक खजाना था उनके लिए, उनकी बेटी के लिए, जो उनको उनके फादर के द्वारा मिला। ठीक है, तो अच्छी बात है, उनको तो मिल गया, अब हम क्या ही करेंगे, उनको जो मिला उन्होंने पढ़ा, अब हमारे पास तो फिलहाल वो चीज नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। अब चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पे आता है क्या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए कि नहीं किया जाए। ओके, तो लेक्चर हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, बट फिर भी हम कुछ क्वेश्चन सेशंस तो यहाँ पे डालेंगे। तो चलो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, उसके बाद हम यहाँ पे कम से कम कुछ 10-12 एमसीक्यूज को रिजॉल्व करेंगे और कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा जो इस चैप्टर से आ सकते हैं एग्जाम में, वो एक बार नोट डाउन कर लेना। ओके, तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। सो ब्रेक खत्म, आ जाओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ मैं आपको 2 मार्क्स और इंपॉर्टेंट कुछ 4 मार्क्स से क्वेश्चंस बता दूंगा। ध्यान में रखना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो एकदम ध्यान से रखना और नोट डाउन कर लेना उन चीजों को। ठीक है, चलो। सो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पर, न्यू सोशल हिस्ट्री मेनली ब्रिंग्स, स्टडी करो क्वेश्चन, न्यू सोशल हिस्ट्री मेनली ब्रिंग्स विच ग्रुप टू सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। तो न्यू सोशल हिस्ट्री जो हमारा था उसने किन लोगों को यहाँ पर सेंटर में लाया था स्टडी के, ये बताओ। तो बहुत कॉमन सा चीज है, क्या राजा महाराजा को लाया था, नहीं, वो तो पहले से ही चल रहे थे। तो न्यू सोशल हिस्ट्री ने जिन लोगों को ब्रिंग किया था वो थे कॉमन पीपल्स। बोला भाई कॉमन पीपल्स को यहाँ पे लाओ, ठीक है, वो उनका मेन मुद्दा था। हो गया पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो इसको अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम फटाफट कमेंट करो। बोला विच इज अ प्राइमरी सोर्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। प्राइमरी सोर्स क्या है, सोर्सेस बहुत है हिस्ट्री लिखने के लिए, बट प्राइमरी सोर्स क्या है? क्या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है, क्या नॉवेल्स है सिर्फ, या फॉक प्रोवर्ब्स, या फिर ओरल रूमर्स। तो ओरल रूमर्स जो सुनते हैं हम लोग, क्या वो हो सकते हैं? नहीं, है ना। बताओ क्या हो सकता है, बताओ बताओ, ऑप्शन ए सही होगा।
बिल्कुल सही, ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि सर गवर्नमेंट का रिपोर्ट वो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक अच्छा खासा सोर्सेस है यहाँ पर करने के लिए, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ले ले। ओके, ये बताओ, जी बोनोरे झारपाता इज हुज ऑटोबायोग्राफी और मेमोरायर। तो पहले तो ये बताओ कि जी बोनोरे झारपाता ऑटोबायोग्राफी था या मेमोरायर था, यानी मेमोरीज था। वो आप कमेंट करके बताना कि जी बोनोरे झारपाता ऑटोबायोग्राफी थी या फिर मेमोरीज थी। ओके, ये आपको कमेंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना, ये लिखा किसने था, किसका था ये, क्या बिपिन चंद्र पाल जी का था, या सरला देवी चौधरी जी का था, या देवेंद्र नाथ टैगोर जी का था, या जवाहरलाल नेहरू जी का था। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। तो जी बोनोरे झारपाता, इसको जीवन स्मृति के साथ कंफ्यूज मत होना। जीवन स्मृति रविंद्रनाथ टैगोर जी की यहाँ पर मेमोरीज थी। जी बोनोरे झारपाता सरला देवी चौधरी जी ने लिखा था। ठीक है, ओके, आगे चलो। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर वेयर रिटन बाय, किसने लिखा था, अभी हमने जस्ट पढ़ा। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर किसने लिखा था, किसने लिखा था, अरे हाँ सर, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। सर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देख रहे हो, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिक्स है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, खासतौर से इस पहले चैप्टर के जितना मैंने पढ़ाया है, इतने के ही अंदर आपको वो सारे देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखना एक बार। आगे चले, चलो। So studying painting, cartoons and photographics as evidence belongs to, अगर हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्टून्स जो फोटोग्राफ पीछे पहले जमाने के थे, आज से 100-200 साल पहले या 1000 साल पहले, तो वो किस चीज में आएगा, मतलब एज ए एविडेंस हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री लिखने के लिए। क्या वो एपिग्राफी में आएगा, क्या वो विजुअल आर्ट हिस्ट्री में आएगा, क्या वो न्यूमेरिस्टिक में आएगा, या फिर वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, अभी हमने देखा विजुअल आर्ट एंड हिस्ट्री, तो विजुअल आर्ट हिस्ट्री में ही ये सारी चीजें जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में, है ना। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बस आज का क्लास हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कभी और डिटेल में हम यहाँ पे चीज आपके लिए लेके आ जाएंगे, मतलब और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो कमेंट करके बताना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेके आ जाएंगे। और अगर तुम्हें खुद पर्सनली प्रैक्टिस करना है तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे और क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री एक्सप्लोर्स, तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के बारे में मेनली ज्यादा मैंने बताया नहीं, बट ये बताओ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री आपको क्या लगता है, इन्वायरमेंट का अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, या सिर्फ वेदर रिपोर्ट समझ में आएगा, या ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप समझ में आएगा, या फिर नेशनल पार्क समझ में आएगा, या फॉसिल समझ में आएगा। सो बहुत सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट हिस्ट्री मैंने हम एज ए ह्यूमन और एनिमल्स जो है सब हिस्ट्री इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो हम सब मिल के इन्वायरमेंट के साथ कैसे रह रहे हैं वही तो हिस्ट्री बताएगा ना। तो ह्यूमन और नेचर रिलेशनशिप यहाँ पता चलता है हमें, ना। ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप हमें पता चलता है कि ह्यूमन नेचर कैसे एक दूसरे से रिलेट करके रह रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये चीज समझ गया बात को। तो ये रहा हमारा आज का पूरा एमसीक्यू का कॉम्पैक्ट पैकेज। तो हमने चैप्टर भी पढ़ लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, और अब क्या चाहिए आपको, ओके सो अब आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आइए मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताता हूं जो 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ। अरे ये तो बहुत छोटा हो गया, कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर लेंगे, बड़ा हो जाए शिम 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 शिम। सो बड़ा हो गया। चलो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ, लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा एक चीज तो मैं आपको पढ़ाना भूल गया, बोलो क्या, वुमेन्स हिस्ट्री। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स हिस्ट्री से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो अभी मुझे दिखा तो याद पड़ा। देखो वुमेन्स हिस्ट्री जो था ना, वुमेन्स हिस्ट्री शुरू हुआ क्योंकि अब इनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। वुमेन आर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 1975 में मार्क किया गया वुमेन्स ईयर। 1975 से 85 तक यहाँ पर वुमेन्स का ईयर डिक्लेयर होता है, डिकेड फॉर वुमेन्स। वुमेन्स हिस्ट्री अरोज टू काउंटर डोमिनेशन, डिप्रेशन एंड इनजस्टिस। ओवरऑल ये आप पढ़ लेना, मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ कि हो क्या रहा था। सिर्फ जो मेन श्रेणी के मर्दों के द्वारा ही सारी चीजें यहाँ पर लीड की जा रही थी, वो एक अलग चीज है। बट वुमेन्स को सिर्फ घर के काज में ही इन शॉर्ट पूरे तरीके से इन्वॉल्व कर दिया जा रहा था। बट ये बताइए कि नहीं, वुमेन्स भी यहाँ पर बहुत सारी चीजों में और पार्टिसिपेट कर सकती हैं। घर का एक कामकाज ठीक है, वो तो एक मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर के जो मेन्स अगर वो बाहर जा रही हैं, वो अगर खुद जा रहे हैं बाहर जंग में लड़ने के लिए या किसी भी तरीके से, तो वुमेन्स तो यहाँ पे घर का काम देखेगी। लेकिन अब किसी
वजह से जो मेन है, किसी घर में मेन है नहीं, या किसी घर का जो मेन वो किसी काम से गया, किसी प्रोटेस्ट में गया, वो गिरफ्तार हो गया, तो आप क्या करेंगे औरतें यहाँ पर? तो उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है, वो खुद भी यहाँ पर पूरी चीजों को, घर को देखते हुए भी बाहर की चीजें भी यहाँ पर डील कर सकती हैं। तो ये एक शुरुआत हुआ 1975 से, जिसको वुमेन्स एयर के नाम से जाना जाता है। और 1975 से 85 में मेनली इन चीज की, वुमेन्स हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए इसको स्टडी करने के लिए। जैसे नीचे देखना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, सो यूएस सोशियोलॉजी यहाँ पर 1960s में स्प्रेड हुआ, मेनली वेस्टर्न यूरोप, तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई। फिर इंडिया एंड वाइडर एशिया में यहाँ पर 1980s में कैलकाटा जादवपुर यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब बहुत सारी जगहों पे एजुकेशन में भी वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए एक ये किया गया, बोलो क्या, रिजर्वेशन रखा गया कि वुमेन्स को यहाँ पर इस तरीके से दिया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है वुमेन्स हिस्ट्री भी। वुमेन्स हिस्ट्री में भी तुम्हें और ये देखने को मिलता है। ये जो वुमेन्स हिस्ट्री का टॉपिक है, ये 4 मार्क्स में बहुत रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चंस बता रहे हो, लिख लो, मैं नहीं लिखूंगा, तुम खुद अपने कॉपी में लिखो। वुमेन्स हिस्ट्री तो है जो आपको 4 मार्क्स में आ सकता है। 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, वो एक आ सकता है। फिर ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोरीज से हम किस तरीके से हिस्ट्री लिख सकते हैं एज एविडेंस ऑफ हिस्ट्री, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो एक क्वेश्चन हो ही गया। और डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस आपको जीवनोरे झार पाठा और जीवन स्मृति से पूछे जा सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आराम से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ओके, ओवरऑल ये हमारा पूरा कंप्लीट हमने समरी कर लिया। और समरी होता है, ठीक है। चैप्टर को डिटेल में अगर जानना है तो आपको पूरे अच्छे से डिटेल में चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आप अभी भी चाहते हो कि आपका जो माध्यमिक का प्रिपरेशन है, क्योंकि अभी बहुत समय है आपके पास, अगर अभी भी आपने शुरुआत किया बिल्कुल सिलेबस को डिटेल में पढ़ने के लिए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ, तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो अभी भी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, आप यहाँ पर बैच को परचेस कर सकते हो। हिस्ट्री का हमारा अलग से सिर्फ बैच, आप सिर्फ हिस्ट्री के सब्जेक्ट को भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। यहाँ पे आप प्राइस चेक कर लेना एप्लीकेशन पे, क्योंकि ऑफर रहता है कभी कभी, तो प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, वो चेक कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा मार्क्स ले आओ, और भी अच्छी स्टडी मटेरियल आपको मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और चीजें आपके पास हो, तो बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस बैच में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। सो फिलहाल क्या हमारा लेक्चर 1 आज का, मतलब डे 1 खत्म हो रहा है हमारा रिवीजन मास्टरी का। हम डे 2 में आपको चैप्टर 2 लेके आएंगे मास्टर रिवीजन क्लास के तौर पर। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माध्यमिक प्रिपरेशन।